सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार और योगदान थोड़ा सा लिख लीजिए। थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसका मतलब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार और उनके योगदान। तो हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है ना। इसमें इनको अगर देखें तो एक फिलोसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, असल में होता यह है कि ये चीज़ें कोई क्रिएट नहीं करता है। जैसे आप एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक काम करते रहिए तो बाकी क्षेत्र की चीज़ें जो हैं उसके आसपास खड़ी मिलेंगी आपको। जैसे हम ही वर्षों तक पढ़ाते रहेंगे तो फिलोसफर अपने आप हो जाए, देखते नहीं विचार उचार हम वहाँ देते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक उसमें एक गुरुत्वाकर्षण रहता ही रहता है। ठीक है ना। और यह चीज़ जो जब आप एजुकेशनिस्ट होते हैं तो एजुकेशन भी बच्चा जो है ना एक तरीके का नशा ही समझो। जैसे अखबार पढ़ने का नशा, किताब पढ़ने का नशा, पत्र पत्रिका पढ़ने का नशा, नशा कई स्वरूप का होता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वगैरह को एक प्रकार से विचारों का नशा रहा होगा, सोच का, थॉट का, और यह समय के साथ उनके किए गए कार्यों के कारण यह चीज़ें बढ़ी। तो आप जानते हैं उन्हीं के नाम पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, है ना। और भारत के राष्ट्रपति रहे हो। ठीक, तो उनका योगदान हमें एथिक्स में हम किस तरह से ले सकते हैं। देखो जो उन्होंने किया है वो मॉरल्स, जैसे कलाम साहब हों या सर्वपल्ली राधाकृष्णन हों या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों या लाल बहादुर शास्त्री हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, और भी नाम ले सकते हैं। ठीक है ना। ये सभी के जो कृत्य हैं, जो काम हैं, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं, कई चीज़ों का रेगुलर होना, जैसे शिक्षा में स्थायी होना, उद्योग धंधे में स्थायी होना, वैचारिकी में स्थायी होना, पर्यावरणीय सोच को लेकर के स्थायी होना। स्थायित्व वाला जो व्यक्ति होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में स्थायित्व था, तो वो क्रिकेट की फिलॉसफी को, क्रिकेट की थॉट को, क्रिकेट की टेक्निक या मैकेनिज्म को वो बहुत बेहतरी से बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 27 साल ऑलमोस्ट क्रिकेट खेली। समझ गए ना। तो यही सुनील गावस्कर, कपिल देव, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। वैसे ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को थॉट के लिए, या यूं कहा जाए कि शिक्षा के लिए, या एज अ फिलोसफर आप देखेंगे तो उनका पूरा लाइफ इसी में चला। जैसे विज्ञान की स्वयं में एक इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो जैसे कलाम साहब थे, ऐसा नहीं थे काम बदलते रहे कि आज जो है ये काम किया, कल वो काम किया। तो हमेशा स्थायित्व जिस काम में होता है उस काम के इर्द गिर्द की जितनी भी एक प्रकार से फिलॉसफी है या मॉरलिटी है या सोसाइटी के लिए आप क्या दे सकते हैं, ये वाली जो दृष्टिकोण है, वो ऑलमोस्ट टाइम के साथ आने लगता है। लेकिन जब आप इसको स्थायित्व का अभाव होता है, जैसे अभी बात हो रही थी कि किसी क्रिकेट में जैसे इंडिया हार गया तो इसलिए ज़्यादा बात हो रही है कि रेगुलर बॉलर हैं कि नहीं, रेगुलर बैट्समैन हैं कि नहीं। रेगुलर होंगे तो अपनी टेक्निक पे काम कर रहे होंगे, दूसरों से खेल रहे होंगे, तो उनको जो फायदा हो रहा होगा या जो नुकसान कहाँ हो सकता है, इसकी समझ का ज़्यादा विकास होता है। ठीक है ना। तो जो एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग थे, वो पॉलिटिकली कितने मतलब मजबूत थे। तो कोई भी व्यक्ति जहाँ पर रहेगा और जब इन्वॉल्व होता है, जैसे मुझे आप माला प्रशासनिक अकेडमी में भेज दीजिए, मुझे पुलिस अकेडमी में भेज दीजिए, या मुझे किसी यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए, या
मतलब कहीं पे ऐसा वक्तव्य देना हो, कोई विचार देना हो, तो चूंकि मैं इतने लंबे समय से यही काम कर रहा हूँ, तो यह भी मेरे लिए एक मतलब इजी सिस्टम ही है। कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। समझ गए ना? तो वही चीज़ आपको कलेक्टिव एक बिहेवियर में ले जाती है। एक होता है कि हमने पर्टिकुलर काम किया, फिर ये काम किया, इसलिए देखे होंगे कि जो हम लोग सामान्य और इसकी बात स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, विशेषज्ञ की, उसमें एक आईएएस ऑफिसर देखे होंगे कि करता सब है लेकिन आता उसको कुछ भी नहीं है। आप समझे ना? वो हेल्थ का सेक्रेटरी होगा लेकिन डॉक्टर नहीं है, वो वित्त का सचिव है लेकिन वित्त की पूरी जानकारी नहीं है, वो कृषि विभाग का भी सेक्रेटरी हो जाएगा लेकिन वो कृषि का भी, खेती बाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, सबकी सामान्य जानकारी है, उसको स्पेशलिस्ट नहीं है। स्पेशलिस्ट आईसीएआर होगा, उसका डायरेक्टर, एजुकेशन का सेक्रेटरी होगा लेकिन जो एजुकेशन का जो डायरेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा है, वो स्पेशलिस्ट होगा। वो सड़क विभाग का सेक्रेटरी हो सकता है लेकिन सड़क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो ज़्यादा अच्छा जानकार होगा। तो वो क्या है, सामान्य तौर पे ही चीज़ों को जानता है, विशेषज्ञ नहीं। ठीक। एक डॉक्टर है जो किसी आर्थो का है या हार्ट का है, और जब देखो उसी पे काम करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो जब तक आप रेगुलेट पर्टिकुलर नहीं करते हैं तब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वगैरह ने किस पे रेगुलेट किया रेगुलरली? मोरालिटी पर, कंट्रीब्यूशन पर, थॉट पर, एजुकेशन पर, फिलॉसफी पर। तो उनका मजबूत क्या होगा? जिस पे उन्होंने बार बार अपने को इन्वेस्ट किया है, जिस पे बार बार काम किया है। तो अब उनकी, अगर इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति चाहे वो डॉक्टरेट करते समय या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते समय या एज ए वाइस चांसलर रहते समय या एज ए वाइस प्रेसिडेंट रहते समय, बहुत सारे जो उनके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स थे, इसको पद में तो आप बांट सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी अगर एक बार डेवलप हो गई तो वो मॉरल नैरेटिव जाता नहीं है। इसीलिए अच्छा आदमी एक बार आप बन गए तो जहां जाएंगे वहां आप अच्छे ही रहेंगे। जैसे कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे तो वो तो जो बनना था वो तो बन चुके थे, तो राष्ट्रपति में आखिर कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति का काम करेंगे तो हम उनको राष्ट्रपति, जैसे डॉक्टर कलाम बोलते हैं तो राष्ट्रपति का मिसाइल मैन ज्यादा दिमाग में आता है। हम भी जनरली कहीं उनका नाम लिखते हैं तो हम मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते, पूर्व राष्ट्रपति भूल ही जाते हैं लिखने को, क्योंकि वह भी एक काम था, लेकिन जो उनकी ख्याति रही है वो कहीं ना कहीं और बड़ी हमको प्रतीत होती है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, आपने उनको भारत रत्न दिया, तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहना ही अपने आप में, नेताजी कह देने मात्र से ही वो हो जाता है भारत रत्न, कहिए ना कहिए, है ना। शास्त्री जी, सब सिर्फ एक शब्द बोल दीजिए शास्त्री जी, ऐसे आप शिक्षक दिवस बोल दीजिए। तो जो अगर ये सब चीजें इतनी बड़े पैमाने पर डिफाइन हुई हैं और इतना एनालाइज हुई हैं और समाज में लोग इसको स्वीकार करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉरल जो एथेंटिसिटी है इसकी वो बड़ी स्ट्रांग होगी। तो आप इसको कहीं ना कहीं इनके विचारों को ले करके आप सिविल सर्विसेज के पेपर में, भले ही ये नहीं लिखा हो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एथिक्स में क्या योगदान है, ऐसा कोई सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन इनके कोटेशन को, इनके कंट्रीब्यूशन को, इनके थॉट को आप वहां पर मदद ले सकते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, लिखिएगा। सबसे पहले तो लिखिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, छोटा छोटा ऐसे बना लो। पहले सबसे पहले लिखो
पहले उपराष्ट्रपति, फिर लिखो दूसरे राष्ट्रपति। वैसे तो देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, है ना। तीसरे कह सकते हैं, एज अ व्यक्ति दूसरे थे, है ना। वो लगातार 2 कार्यकाल थे, तब इनका आया था बारी। लिखो फिलॉसफर, एजुकेशनिस्ट, लिखें भारत रत्न। आपको मालूम है इनको भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न देने की शुरुआत ही कब हुई थी? कब हुई थी? 1954 में। इनको कब दिया गया? 1954 में। राष्ट्रपति बाद में बने, भारत रत्न पहले थे। जैसे कलाम साहब भारत रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में बने। ऐसा संयोग कम मिलता है चेला, क्या समझे? इतना मानिंद और इतना सम्मान वाला व्यक्ति को मिला है। और बर्थ लिख लीजिएगा 5 सितंबर 1888। ये मैं इसलिए लिखा दिया कि कुछ चीजें बात करने से पहले सेंटेंस में नहीं है, फैक्ट में है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक लाइन लिखिएगा, लिखें Radhakrishnan is an example on the concept of Radhakrishnan। छोटे से काम चलाइए, है ना, समझ जाते हैं लोग। Radhakrishnan is an example of the concept of the philosopher king that Plato had proposed। प्लेटो ने दार्शनिक राजा की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी, प्लेटो ने जिस दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत की थी, उस अवधारणा का एक उदाहरण राधा कृष्णन भी है। ठीक है ना, ठीक है। एक उदाहरण राधा कृष्णन भी। आगे हम बीच में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक, कि ऐसा क्यों बोला उसने। लाइन बदल दीजिए। He had a deep knowledge of Indian philosophy. He had a deep knowledge of Indian philosophy. उन्हें भारतीय दर्शन का गहरा, भारतीय दर्शन एंड रिलीजियस भी लिख लीजिए, फिलॉसफी एंड रिलीजियस भी करिए, भारतीय दर्शन और धर्म का गहरा ज्ञान था। Along with this, he also had exclusive knowledge of Western philosophy and ideas। इसके साथ ही उन्हें पश्चिमी दर्शन और विचारों की भी व्यापक जानकारी थी। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट लिखिए, उसी में लिखिए, ही रोट अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑन द बेसिस ऑफ, he wrote a history of Indian philosophy on the basis of comparison and review of these two traditions, of these
टू ट्रेडिशंस। उन्होंने इन दोनों परंपराओं की तुलना और समीक्षा के आधार पर भारतीय दर्शन का इतिहास लिखा। He made a bridge between ईस्टर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। समझ गए कि नहीं? उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के सेतु का निर्माण किया, एक प्रकार से सेतु बना दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी के लाइजनिंग ऑफिसर थे वो, है ना? ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी को लाइजनिंग करा दिया। जैसे एक लड़का एक लड़की के बारे में पता हो कि उस मोहल्ले में एक लड़की है और दूसरे जगह पे एक लड़का है, तो अगर दोनों की जानकारी एक आदमी को हो तो दोनों की शादी करवा सकता है कि नहीं? हाँ, तो वो क्या हुआ? वो लाइजनिंग ऑफिसर ही तो है। वहां भी बनती है, यहाँ भी बनती है। शादी में हम देखेंगे जनरली ऐसे लोग मिलते हैं, है ना? आजकल और भी माध्यम हो गए, बट पुराने जमाने में कुछ इसी तरह के व्यवस्थाएं थी। तो उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी के एक प्रकार से लाइजनिंग ऑफिसर थे। उन्होंने समीक्षा किया, कंपेयर किया और एक प्रकार से ब्रिज का काम किया। ये ब्रिक्स सुने कि नहीं? ब्रिक्स, ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? अरे यार, ब्रिक्स में जिसमें 5 वो देश हैं, बी फॉर ब्राजील, और एस से लेकर के क्या हो जाएगा, हाँ, और फिर रसिया, चाइना और इंडिया हो गए, सब मिला दो तो ब्रिक्स हो जाता है। तो क्या है ये? हाँ हाँ, नहीं, इसमें 3 कॉन्टिनेंट हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा यूरोप भी ले लीजिए, रसिया के कारण यूरेशिया, तो अमेरिका छोड़ दीजिए, उत्तर अमेरिका को, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया को छोड़ दीजिए। तो ये जो है, ये एक, इसका अगर आपको जैसे कहा जाए कि एक लाइन में कोई जवाब हो कि ब्रिक्स क्यों बनाया गया, या ब्रिक्स की जो है अच्छे काज में से एक काज क्या है? ब्रिक्स असल में विकसित और विकासशील देशों का पुल है, ब्रिज है। जो इन्होंने गरीब अमीर शब्द को बोलने की कोशिश किया, मतलब विकसित देश वही थोड़े इकोनॉमिकली जो सरवाइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो विकसित और विकासशील देशों का एक पुल है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफी के पुल बना दिए, आर पार हो सकते हो। लिखिए, लाइन बदल दीजिए। Radhakrishnan is influenced by Advait Vedanta, like Vivekananda and Tagore. राधा कृष्णन विवेकानंद और टैगोर की तरह अद्वैत वेदांत से प्रभावित थे, एंड ऑफर अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत। और वेदांत की एक नई व्याख्या करते हैं। ठीक है, Radhakrishnan philosophy is included. Radhakrishnan's philosophy is included within New Vedanta and can also be called Nav Vedanti. नव वेदांती लिखेगा।
राधा कृष्णन के दर्शन को नव वेदांत के भीतर शामिल किया जाता है और इन्हें भी नव वेदांती कहा जाता है। राधा कृष्णन्स फिलॉसफी एंड ट्रेडिशनल वेदांता have both similarities and differences. Similarities and differences. राधा कृष्णन के दर्शन और परंपरागत वेदांत में समानता और अंतर दोनों है। राधा कृष्णन give a unique interpretation. राधा कृष्णन गिव्स लिख दीजिएगा, a unique interpretation of both institution and religion. Both institution and religion. राधा कृष्णन ने संस्था और धर्म की अनूठी व्याख्या की। According to Radha Krishnan, institution is a beyond intelligence. यार थोड़ा सा हम यहाँ एक करेक्शन करना चाह रहे हैं। असल में ऐसा है, इंस्टीट्यूशन जो वर्ड है उसको थोड़ा सा करेक्ट करिए। हम बात करना चाह रहे हैं प्रज्ञा की और धर्म की। संस्थान के वजह जो असल में होता है कि हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, प्रज्ञा जो आपका ज्ञान है और जो आपका धर्म है ना, इसकी उन्होंने एक अनूठी व्याख्या की। तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वो जरा लिखिए, INTUITION, है ना। क्या बनाइए? इंट्यूशन, ठीक है ना। तो प्रज्ञा और धर्म की उन्होंने अनूठी एक व्याख्या की और उन्होंने ये बताया कि अंतः प्रज्ञा जो होती है बुद्धि से परे है, ठीक। इंट्यूशन है ना, यही हुआ ना, इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस थ्रू नॉट इट्स अपोनेंट, यद्यपि उसकी विरोधी नहीं है। आप समझे कि नहीं? राधा कृष्णन के अनुसार अंतः प्रज्ञा बुद्धि से परे है, लेकिन यह यद्यपि उसके विरोधी नहीं है। सिंस इट इज अ रिएक्शन टू द बीइंग, since it is a reaction to the being of the whole, it also contains intelligence. ठीक है, चूंकि वह समग्र की सत्ता के प्रति प्रतिक्रिया है, समग्र के सत्ता के प्रति प्रतिक्रिया है, अतः उसे भी बुद्धि का, उसमें भी बुद्धि का समावेश है, उसमें भी बुद्धि का समावेश। अभी इसको थोड़ा लिखिए, फिर थोड़ा एलोबरेट करेंगे तब कंफर्म होगा। आगे लिखिए, राधा कृष्णन बिलीव्स दैट आर्ट, लिटरेचर एंड फिलॉसफी आर आल्सो इंट्यूशन लिख लीजिए या इंट्यूटिव लिख लीजिए, है ना, इंट्यूटिव। राधा कृष्णन मानते थे कि कला, साहित्य और दर्शन भी अंतः प्रज्ञात्मक बोध पर आधारित है, ठीक है ना। कला, साहित्य और दर्शन, आप इस शब्द से अर्थ निकाल लीजिएगा। हर व्यक्ति के अंदर
कोई ना कोई गुण विद्यमान है। हम सामान्य लहजे में आपको समझा रहे हैं। कोई सुर में है, कोई नृत्य में है, कोई अच्छा वाचाल में है, कोई लेखनी में है, कोई और भी तरीके की जो सृजनात्मक पक्ष है उससे कहीं ना कहीं उसकी संलग्नता है। तो यहां पर कला, साहित्य और दर्शन अंतः प्रज्ञात्मक बोध पर आधारित है। अगर आपके अंतःकरण में, कहते हैं ना, जलती आत्मज्योति है मानो कर अंतर मन में उजियारा। कभी कभी देखे होंगे कि आप कहते हैं कि मेरा मन जो है ना ये कह रहा है। आपका अंतःकरण जो है, कि जो आपकी जो एक प्रकार से अंतःकरण है, उसके अंतःकरण में एक कलह है जो जब सामने नहीं दिखता है तो आप थोड़े परेशान होते हैं, और जब सामने दिखता है तो आप थोड़े शांत महसूस करते हैं। तो एक फिलॉसफी कहाँ से डेवलप हुई? जैसे किसी को पेड़ कटते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि पर्यावरण को बनाए रखना ये उसके अंतःकरण में है। तो हमारे अंदर एक अंतः प्रज्ञा भी काम कर रही हो। एक तो होती है हमने किताब उताब पढ़ लिया, एक होता है कि हमने किताब नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी अंतः प्रज्ञा से हम ग्रसित हैं। जैसे हम झूठ बोलना हमें पसंद नहीं है, तो ये हमारी अंतः प्रज्ञा ही है। किसी को नुकसान पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं सीखेंगे, ये अंतः प्रज्ञा ही है। तो यह आपके क्या हो गया, आप इन चीजों से कुछ भी चीज आप विकसित कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कला, साहित्य और दर्शन भी अंतः प्रज्ञा के बोध पर आधारित है। यानी कि यह भी जब आप आता है, जैसे बिरजू महाराज से जाके पूछिए कि आपको कहां से प्रेरित हुए होंगे, आप प्रेरित कर देंगे क्या उनको नाचने के लिए? सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने के लिए कौन प्रेरित करेगा? एक ही व्यक्ति है जो प्रेरित करेगा, वो स्वयं सचिन तेंदुलकर है। हमको किसने कहा कि आप कोचिंग चलाइए? हमको आज से 20 बरस पहले किसने कहा कि आप देहरादून में जाइए, इलाहाबाद की से मार्ग बाया दिल्ली और देहरादून में जाके कोचिंग चलाइए? हमको एक आदमी ने कहा, और उस आदमी का नाम है मैं स्वयं। अंतः प्रज्ञा। किसने कहा कि आर्टिकल लिखिए, किताब लिखिए? आपने कितने लोगों को बोला कि तुम पढ़ते लिखते हो, किताब क्यों नहीं लिखते? एक आदमी ने आपको बोला हो, आपने किसी को बोला हो? हाँ, मुंशी प्रेमचंद को किसने बोला कि आपको साहित्य में जाना चाहिए, किताब लिखना चाहिए? तो क्या बोला? कला, साहित्य और दर्शन भी अंतः प्रज्ञा पर आधारित है। जो बाबा लोग प्रवचन देते हैं वो पथभ्रष्ट हो जाएं, बाद में वो कुछ और हो जाएं, मुद्दा अलग है। बट उनको किसने कहा कि आप ये प्रवचन दीजिए? उन्होंने स्वयं को स्वयं से कहा। अरे यार, आपको कलेक्टर बनना है, हो सकता है कि आपका बड़ा भाई कहा हो, आपका मामा का लड़का कहा हो, कोई टीचर मिल गया हो, कहीं इन्फ्लुएंस हो गए हो, चलो कुछ दिन की पढ़ाई है, पढ़ पुढ़ लेते हैं, लिख पढ़ के हो गए, जिसको बोलते हैं प्रेरित हो गए। लेकिन आप किताब लिखने लगे, इसकी प्रेरणा कहां से मिली आपको? बिना लेखन के गुण के ही, बिना अंतः प्रज्ञा के ही। हाँ? ऐसे बैठे और राइटर बन गए। ठीक। तो उनकी जो ये समझ है कि अब चूंकि वो इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े थिंकर थे, इतने समझदार थे, तो वो समझ गए होंगे कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, अब जैसे देखे होंगे कि समाज विचित्र मार्गों से अगर गुजर भी रहा है तो उसी में एक आदमी सुधारक निकल जाता है। गांधी जी को किसने कहा था कि झाड़ू लगाना चाहिए? हैं? गांधी जी किसने कहा होगा? अरे स्वयं गांधी जी ने स्वयं को कहा होगा।